नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, खबर क्या है मैं आपके लिए लेकर आता हूं डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की वो खबरें जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह थोड़ी कम मिल पाती है। तो आज की जो सबसे अहम खबर है वो खबर निकल कर आ रही है मिडिल ईस्ट की क्राइसिस से, और इससे न्यूक्लियर वॉर का खतरा पनप रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं न्यूक्लियर वॉर की बात क्यों कर रहा हूं, ऐसे वक्त में कोई सोचता भी नहीं है। तो दोस्तों, जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत अच्छे नहीं हैं, और ये संकेत कई तरफ से आ रहे हैं। 2 दिन पहले इजराइल के जो हेरिटेज मिनिस्टर हैं अमिचाई एलियाहू ने खुली तौर पर गजा पर न्यूक्लियर अटैक करने के ऑप्शन की बात की थी। भले ही एलियाहू के इस बयान के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, लेकिन एक इजरायली मंत्री के इस बयान से पूरी दुनिया में जो है वो खलबली तो मच गई है। खलबली मचनी भी चाहिए, क्योंकि आप जब ऐसे पद पर बैठे रहते हैं तो आपको ऐसे जो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। और यहां तक कहा जाने लगा कि भले ही एलियाहू जो न्यूक्लियर अटैक की बात खुलकर बोलकर फंस गए हैं, लेकिन इजराइल जो है वो चुपचाप गाजा पर न्यूक्लियर अटैक करने का प्लान बना चुका है। हालांकि देखिए, ये मेरे अपने विचार हैं कि इजराइल कभी भी न्यूक्लियर अटैक की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन के किसी भी हिस्से पर अगर वो परमाणु हमला करता है तो यकीन जानिए इजराइल को भी अपने ही अटैक से बहुत भारी नुकसान हो सकता है, और उठाना पड़ेगा उसे नुकसान। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इजरायली सेना जो काम कर रही है, और जिस तरह से इनका बयान आया नेता का, और इन नेता पर जिस तरह से एक्शन लिया गया है, उसके बाद एक बात साफ हो जाती है कि इजराइल जो है एक जिम्मेदार देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, और मौजूदा वक्त में कोई भी डेमोक्रेटिक देश जो है वो न्यूक्लियर अटैक की बात सोचेगा भी नहीं। पर हालांकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई दूसरा देश ऐसा ना सोचे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए मैं आपको इससे जुड़े जो संकेत मिल रहे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। अब जरा CNN की इस खबर को देखिए। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी है। गाइडेड मिसाइलों को फायर करने वाली यह सबमरीन मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। अमेरिकी नेवी की जो सेंट्रल कमांड है उसने उसकी जो सोशल मीडिया है एक्स पर इसकी घोषणा भी की है कि 5 नवंबर को ओहायो क्लास की सबमरीन जो है वो सेंट्रल कमांड एरिया यानी मेडिटेरेनियन सी में पहुंच चुकी है। अच्छा, ओहायो क्लास की जो ये सबमरीन है वो अमेरिका की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक है। ये SSGN है, यानी सब सरफेस गाइडेड न्यूक्लियर सबमरीन। एक ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से चलती है और जिससे गाइडेड मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। अमेरिकी नेवी के पास ओहायो क्लास की 4 सबमरीन्स हैं। USS ओहायो, USS मिशिगन, USS फ्लोरिडा और USS जॉर्जिया। अब इनमें से ये कौन सी वाली सबमरीन है ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हाँ, इन्हीं चारों में से एक सबमरीन जो है वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। यह सबमरीन लगातार 60 दिनों तक बिना किसी फूड सप्लाई के पानी के अंदर रह सकती है, यानी 2 महीने तक ये पानी के नीचे रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने की वजह से इसकी जो रेंज है वो एक तरह से अनलिमिटेड है, क्योंकि रिफ्यूलिंग इन्हें करनी नहीं होती, और इन्हें जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे लेने के लिए सतह पर भी नहीं आना पड़ता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए स्पेशल जनरेटर्स लगे हैं, यानी ऑक्सीजन जनरेटर्स ऑन बोर्ड हैं, जिससे इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों ये सबमरीन खतरनाक है? इन्हें 154 टोमाहाक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। हर एक टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो 1000 पाउंड के हाई एक्सप्लोजिव से लैस होती है, और इसकी जो रेंज है वो 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, 1600 किलोमीटर्स। समझ रहे हैं आप? तो अमेरिका ने मार्च 2011 में लीबिया के अगेंस्ट चलाए गए ऑपरेशन ओडिसी डॉन में इसी टोमाहाक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तब ओहायो क्लास की सबमरीन USS फ्लोरिडा थी वहां पर, और उसने लीबिया पर 100 से भी ज्यादा टोमाहाक क्रूज मिसाइलें दागी थीं। उन्हें 20 टारगेट्स जो हैं वो नष्ट करने का ऑर्डर मिला था। इन्हीं 20 टारगेट्स पर करीब 125 टोमाहाक मिसाइलें फायर कर दी गई, जिससे वहां बहुत भयानक तबाही मची थी। वैसे अगर देखा जाए तो इससे पहली बार 1991 में जो इराक में युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर, उसमें फायर किया गया था, और आखिरी बार साल 2018 में सीरिया में फायर किया गया था। तो अब तक अगर देखें 91 से लेकर 2018 तक तो हजारों टोमाहाक मिसाइलें जंग के मैदान में फायर की जा चुकी हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी में इस सबमरीन की तैनाती पूरे क्लैश को किस तरह से इंपैक्ट कर सकती है। पर न्यूक्लियर वॉर का जो असली संकेत जिसे मैं कह रहा था वो आया है रशिया की तरफ से। आप टाइमिंग देखिएगा बस।
रशिया ने भी ठीक इसी समय अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया है। और मिसाइल कोई शॉर्ट रेंज या मिड रेंज वाली नहीं है, बल्कि आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है। अल जजीरा ने खबर दी है कि रूस ने अपनी पनडुब्बी से न्यूक्लियर कैपेबल बुलावा मिसाइल को टेस्ट किया है। इसे रूस के नॉर्दर्न कोस्ट से फायर किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने अपनी बोरेई क्लास की जो एम्परर अलेक्जेंडर न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उससे इसे फायर किया है। जान लीजिए कि जो बोरेई क्लास की ये जो सबमरीन है वो अमेरिकी ओहायो क्लास से जरा भी कम नहीं है। ये 16 बुलावा मिसाइल कैरी कर सकती है। और ये जो बुलावा मिसाइल है वो MIRV वाली तकनीक वाली है, यानी कि इसके मल्टीपल वॉरहेड्स हो सकते हैं। पब्लिक डोमेन में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक इसमें 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं इस मिसाइल में, और इसकी रेंज जो है इस मिसाइल की वो 10,000 किलोमीटर होने का दावा है। देखिए, मैंने क्यों टाइमिंग की बात कही थी उसका भी एक लॉजिक देता हूं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी 2 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अमेरिका के साथ साल 1996 में जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन की ट्रीटी हुई थी उसे भी खत्म कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की 2 सुपर पावर्स के बीच विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि न्यूक्लियर पावर को लेकर ट्रीटी भी खत्म की जा रही है, जिसे अच्छा संकेत तो मैं नहीं मान सकता। तो दोस्तों, साफ है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। यह रूस यूक्रेन से ज्यादा बड़ा मामला बन चुका है। इजराइल के गाजा पर किए जा रहे अटैक से अरब कंट्रीज में बहुत नाराजगी है। सऊदी अरब, कतर, लेबनान, जॉर्डन, टर्की समेत कई देश इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल से हर तरह के संबंध तोड़ने की अपील की है। टर्की में जो यूएस की एम्बेसी थी या यूएस का जो एक बेस है, कुछ ऐसा है, उस पर भी हमास, जो प्रो हमास हैं, उसको लोगों ने अटैक किया, प्रोटेस्ट किया। इधर इजिप्ट ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए हैं, तो इजराइल से कुछ बेहतर हो रहे। सऊदी अरब के रिश्ते भी बिगड़ चुके हैं। डर इस बात का है कि मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के खिलाफ वॉर ना शुरू कर दें। तो असल बात यह है कि अमेरिका ने अपनी सबमरीन मेडिटेरेनियन सी में लाकर एक तरह से संदेश दिया है ईरान और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को कि भाई, आप जो हैं वो इजराइल फिलिस्तीन के क्लैश में दखल ना दें, वरना मामला खराब हो सकता है। अच्छा देखिए, अमेरिका ने इससे पहले यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को, जो है स्ट्राइक फोर्स है, उसको भूमध्य सागर में ऑलरेडी तैनात कर चुका है, यानी कि अमेरिका की मौजूदगी वहां पर अच्छी खासी हो चुकी है। हालांकि इस बीच अमेरिका ने इजराइल के अगेंस्ट खड़े सऊदी अरब को थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। इतना ही नहीं, उसने जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर और यूएई को भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया है। इधर अमेरिका के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, वो पिछले 3 दिनों से इजराइल और अरब कंट्रीज के नेताओं से मुलाकात कर सीज फायर को लेकर सहमति बनाने की कोशिश में है। हालांकि अब तक इसमें उन्हें कोई पॉजिटिव साइन नजर नहीं आया है, क्योंकि इजराइल अटैक रोकने के लिए राजी ही नहीं है। वो किसी दबाव को मानने से इनकार कर रहा है, सीधा सीधा रिजेक्ट। तो थोड़ा अमेरिका का गेम भी समझिए। पहला, गाजा पट्टी पर अटैक में वो इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ से वो इजराइल को सीज फायर के लिए मनाने की कोशिशों में भी है। कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े इसलिए उसने अपने 2 नेवल फ्लीट और 1 सबमरीन जो है वो मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय कर दी है। तो एक तरफ वो इजराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अरब कंट्रीज को भी एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। तो आप इसे अमेरिका का डबल गेम भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। कहने का और समझने का भी मतलब यह है कि दोनों ही पक्षों में अमेरिकी दखल साफ साफ देखी जा सकती है। वैसे एक और अमेरिकी दखल की खबर आई है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। अफगानियों को निकालने पर अड़े पाकिस्तान को अब अमेरिका के वीटो का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में कहीं भी 2 देशों के बीच अगर झगड़ा होता है, किसी मुद्दे को लेकर क्लैश होता है, तो भाई वहां अमेरिका जरूर दखल देता है। अभी के वर्ल्ड सिनेरियो पर नजर डालें तो क्या दिखेगा? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई, बीच में कौन? तो जी अमेरिका। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद, बीच में कौन? अमेरिका। अजरबैजान अर्मेनिया की लड़ाई, बीच में कौन? अमेरिका। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन और रिफ्यूजी संकट के बीच भी अमेरिका ने एंट्री मार ली है बॉस। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भाई पाकिस्तान अपने देश में रह रहे करीब 17 लाख अफगानियों को जबरन उनके मुल्क वापस भेज रहा है। इसके लिए उसने पूरे देश में ऑपरेशन चलाया हुआ है। अफगान शरणार्थियों के जो घर हैं वो बुलडोज कर दिए गए हैं। 30-40 सालों से पाकिस्तान को अपना मुल्क समझ बैठे इन अफगानियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुनने वाला नहीं है।
لماذا شيء هذا ليس ثلاث مجلس تقبل ديوان ولا تابكم ضربة التسهيل. أبدو خبر أقبل وصلوا بديك وزيد الخدمات خبروا كانوا قسمنا وبشروا ويكسبوا كريم. पाकिस्तान उन्हें जबरन अरेस्ट कर ट्रकों में ठूस ठूस कर बॉर्डर के पास भेज रहा है, उनके पार पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर इन रिफ्यूजीज को रखा जा रहा है, वहां पर कैंप्स बनाए गए हैं। ये जो वीडियो है ये तोरखम बॉर्डर का है। आप देख सकते हैं कि अफगान रिफ्यूजीज का जो ये कैंप है ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अफगानी जो हैं वो कितना ज़्यादा परेशान हैं जो पाकिस्तान में थे, उन्हें जबरन भेजा जा रहा है। हालांकि कई देश और कई संस्थाएं इस तरह से अफगानियों को पाकिस्तान से भगाने की निंदा कर रही हैं, पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है भाई, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। पर अब अमेरिका ने एंट्री मारी है, पाकिस्तान की जिद पर उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। और कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी अखबार जो है डॉन, उसकी ये खबर देखिए, लिखा है यूएस मूव्स टू स्टॉप डिपोटेशन ऑफ 25,000 अफगान वर्कर्स। असल में पाकिस्तान में जो यूएस एम्बेसी है उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक लिस्ट थमाई है। इस लिस्ट में 25,000 अफगानी नागरिकों के नाम हैं जो अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं और उन्हें भी पाकिस्तान वापस भेज रहा है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका ने 25,000 अफगानियों के नामों की लिस्ट क्यों दी है? ये 25,000 अफगानियों से उसका क्या रिश्ता है? वो क्यों चाहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो उन्हें न भेजे? तो एक्चुअली अमेरिका ने जिन अफगानियों के नामों की लिस्ट जो है वो पाकिस्तान को दी है, ये वो अफगानी हैं जो अपने देश यानी अमेरिका, अपने देश में यानी अमेरिका में सेटल करने वाला है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। ये अफगानी अगस्त 2021 से पाकिस्तान में रह रहे हैं, यानी जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है तब से ये अफगानी अमेरिका जाने की आस में पाकिस्तान में दिन गुजार रहे हैं। और दिक्कत यह है कि अभी उनके रीसेटलमेंट प्रोसेस में 1.5 से 2 साल का वक्त और लगने वाला है। तो भाई अब वो रहेंगे कहाँ? तो अभी पाकिस्तान में थे, लेकिन अब पाकिस्तान जो है उन्हें अफगानिस्तान डिपोर्ट कर रहा है, तो उनके डिपोटेशन का खतरा बढ़ गया है, तो इसलिए अमेरिका इसमें कूदा है। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस लेटर के बाद पाकिस्तान उन 25,000 अफगानियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर बताती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूएस एम्बेसी की इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं मान रहे इसको, हम तो सबको सब भेजेंगे। तो डॉन ने इंटीरियर मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि 25,000 अफगानियों के लिए जो ये लेटर लिखा गया है इस पर वो माने, और ये इस लेटर की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। यानी पाकिस्तान यूएस एम्बेसी के लिखे लेटर को ही अवैध बता रहा है। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानेगा? अमेरिका के कहने के बाद भी उन 25,000 अफगानियों को डिपोर्ट करेगा जिसकी लिस्ट यूएस एम्बेसी ने पाकिस्तानी जो सरकार है उसको सौंपी है? देखिए दोस्तों, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह भी है, भले ही पाकिस्तान कितना भी चीन के पाले में चला जाए, लेकिन वो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने की पोजीशन में नहीं। और अगर उसने दुश्मनी मोल ले ली अमेरिका से, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा गलत इंपैक्ट पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो अमेरिका है और इस वक्त पाकिस्तान सीवियर क्राइसिस से भी जूझ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से, और आईएमएफ से उसे 3 बिलियन का लोन दिया है, लेकिन ये लोन एक बार में नहीं दिया गया है। अभी उसकी दूसरी जो किस्त है वो रिलीज होनी है और ये किस्त है $710 मिलियन की। द टेलीग्राफ की इस खबर को देखिए, पाकिस्तानी अथॉरिटी और आईएमएफ के बीच इस पैसे को रिलीज करने पर चर्चा चल रही है। यानी ये पैसा जब मिलेगा तो थोड़ी राहत आएगी पाकिस्तान को। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान से पहले दिसंबर तक अपने फिस्कल डेटा को अपडेट करने और फ्रेश स्टेट एंड एंटरप्राइज की रिपोर्ट तैयार करने को बोला है। यानी पाकिस्तान का पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में अगर वो अमेरिका से पंगा लेता है तो उसे और ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। तो पाकिस्तान अमेरिका के इस लिस्ट को डिनाई कर उन 25,000 अफगानियों को डिपोर्ट करने का खतरा नहीं मोल लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा चलिए अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। चीन की पॉलिसी रही है कि आग लगाओ और तमाशा देखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें अपने हाथ भी जल जाते हैं। म्यांमार में, जो हमारा भी पड़ोसी है और चाइना का भी पड़ोसी है, तो म्यांमार में कुछ
ऐसा ही हो रहा है। चीन ने म्यांमार की सैनिक सरकार से जल्द रिबेलियंस और उनके बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की अपील की है। एक्चुअली ये जो इलाके हैं, जिन इलाकों में रेबेलियंस और आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तरह से जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो सारे के सारे जो इलाके हैं वो म्यांमार चाइना बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अब कुछ दिनों पहले ही विद्रोहियों ने म्यांमार चीन को जोड़ने वाली सड़क पर भी कब्जा कर लिया था और अब म्यांमार की आर्मी के दागे गए गोले जो हैं वो चीनी इलाके में गिर गए हैं, जिससे 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यानी कि भाई उधर के लोग भी, जो चाइनीज हैं, वो भी इस लड़ाई में शिकार हो रहे हैं। चीन को डर है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो चाइनीज इंस्टीट्यूशंस और प्रोजेक्ट पर भी खतरा मंडराने लगेगा। खतरा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो चीन ने BRI के तहत 793 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और म्यांमार के रामरी आइलैंड से चीन के यूनान प्रोविंस के रोइली शहर को लिंक करने का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी अच्छा खासा पैसा लगाया है, अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब उसे डर लग रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचने लगेंगे। तो चीन को म्यांमार से लगी अपनी सीमा में सुरक्षा को लेकर और म्यांमार में अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी की चिंता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि म्यांमार के रिबेलियंस को वो बैक द डोर सपोर्ट भी करता है। हथियारों से लेकर पैसे तक चीन से प्रोवाइड कराए जाते रहे। तो दूसरों के घर जलाकर हाथ तापने वाले चीन के हाथ आज उसी आग में झुलस रहे हैं और ये चीन हमारे बॉर्डर पर भी ऐसा ही करता है। दोस्तों, खबर क्या है में आज का वीडियो बस यही खत्म करते हैं। जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी खबरें आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल डिफेंस डिटेक्टिव अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।